हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे कुछ लॉ के बुक्स और एक्ट्स चेंज हो गए हैं, जिसमें कि आप जानते हो कि सीआरपीसी चेंज हो गई है, एविडेंस एक्ट चेंज हो गया है, आईपीसी चेंज हो गया है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएलबी पहले कर रखी है, उनके लिए वो दिक्कत हो गई, क्योंकि कुछ सेक्शंस हैं, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गए हैं। तो हम उनको बड़े ही ईजी वे में ट्रिक्स के साथ आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको वो टिप्स पे रट जाएं। ठीक है, तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है इन वीडियोस में, लेक्चर सीरीज़ में। तो जी, ये जो आज पहली वीडियो है मैं आईपीसी के ऊपर लेकर आई हूँ। ठीक है, ये आईपीसी की वीडियो हम कुछ दिन चलाएंगे, जिसका न्यू नेम क्या है अब इसको आईपीसी इंडियन पिनल कोड नहीं बोलते, अब इसको बोलते हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, एक्ट नंबर कितना है, ये 45 ऑफ 2020 है। और इसको जो प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था, उनकी जो अप्रूवल मिल गया था, वो कब मिला, 25 दिसंबर 2023 को। ओके, तो चलिए, इससे पहले कि मैं आगे स्टार्ट करूं, पहले इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखा देना चाहती हूँ, जो इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा। ये देखिए, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो उसमें आप इसको डेफिनेटली डाल दीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बड़े इंप्रेसिव और स्कोरिंग बनेगा। आपने मेंशन करना है कि आईपीसी का जो न्यू नेम है वो क्या है, द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, एक्ट नंबर कितना है, 45। इसको असेंट या अप्रूवल कब मिला प्रेसिडेंट का, 25 दिसंबर 2023 को। अब आप बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसमें चैप्टर और सेक्शंस हैं। चैप्टर कितने हैं, 20 हैं, ये रोमन काउंटिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं, 1 से लेके 20 तक। और सेक्शंस कितने हैं, अब इसमें सेक्शंस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले मोर देन 500 थे, तो अब ये सिर्फ 358 रह गए हैं। ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन भी हम आगे वाली सीरीज़ में करेंगे। मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आऊँगी, वन लाइनियर भी लेके आऊँगी। तो आपकी क्विक रिवीजन के साथ हम ये सब आपको टिप्स पे रटवा देने वाले हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भैया आप ज़रूर डाल दीजिएगा कि चैप्टर कितने हैं, 20 हैं, और सेक्शंस 358 हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, जो भारतीय न्याय संहिता का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू कंसोलिडेट, फर्स्ट पॉइंट ये बनता है। सेकंड, टू अमेंड, क्या, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, कि जो ऑफेंसेस से रिलेटिंग प्रोविजंस है उनको इकट्ठा करना। ठीक है, कंसोलिडेट करना और अमेंड करना। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, अगर कोई ऑफेंसेस से रिलेटेड मैटर्स हैं तो कनेक्टेड है तो उनके रिगार्डिंग भी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम सीधा चैप्टर सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 4 डील करता है पनिशमेंट से, और ये चैप्टर 2 के अंडर आता है। ठीक है, उससे पहले जो डेफिनेशंस हैं, एप्लीकेबल कहाँ होता है, अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर मैं वीडियो ला दूंगी, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम पनिशमेंट्स पे आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, अगर पनिशमेंट्स की सेक्शन 4 की बात करें तो ये कौन कौन सी पनिशमेंट्स के बारे में बता रहा है हमें। ये देखिए, ये बता रहा है कि एक होती है डेथ सेंटेंस, सुना होगा आपने। ठीक है, सेकंड है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। थर्ड वन इज इम्प्रिजनमेंट के आगे उन्होंने 2 कैटेगरीज बताई हैं, रिगरस एंड सिंपल। ठीक है, ये भी मैं आगे बताऊंगी। रिगरस क्या होता है, रिगरस समझते हो कि हार्ड लेबर के साथ जो चक्की पीसने की बातें होती हैं, कि उनको अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेबर करनी पड़ती है, तो वो होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, फाइन भी लग सकता है, और कम्युनिटी सर्विस का भी आपको ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक फ्लो चार्ट भी दिखा देती हूँ। आप अपने क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो उसमें फ्लो चार्ट ज़रूर डाल के आना, स्कोरिंग भी बनेगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये देखिए, पनिशमेंट्स का सेक्शन 4 में चार्ट मैंने बनाया है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, डेथ। सेकंड है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। थर्ड में आपने क्लासीफाई करना कि इम्प्रिजनमेंट 2 तरह से होती है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट ज़रूर तो नहीं कि हर बार इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो कि पूरी ज़िंदगी वाली हो, नहीं, वो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 1 साल का, 6 महीने का, कितने भी टेनर का। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो उसकी फिर आगे हमने 2 क्लासिफिकेशन कर देने की, एक रिगरस होता है जिसमें आपको हार्ड लेबर करना पड़ता है, और एक सिंपल कि जेल के अंदर बैठना है।
उसके बाद क्या है, फोर्थ क्या है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, अटैच अगर की हुई है तो उसको कोर्ट जब्त भी कर सकती है। उसके बाद फाइन भी लग सकता है आपको, अप टू व्हाट अमाउंट वो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। उसके बाद है और पनिशमेंट आपको क्या मिल सकती है, कम्युनिटी सर्विस का भी ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट है जिसको आप इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो तो ये उसमें डेफिनेटली आप बना के आना फ्लो चार्ट को, ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्शन 5 कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। बेटा कम्यूटेशन ऑफ मैंने शायद पहले गलत बोल दिया। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस क्या है, पहले तो आप देखो कम्यूटेशन होता क्या है। कम्यूटेशन होता है रिड्यूस करना, समझते हो कि किस चीज़ को कम करने। अगर सेक्शन 5 है, देखो मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको, ये बोलते हैं कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर commute the any punishment under this संहिता to any other punishment in accordance with the section 474 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो CRPC का भी नेम चेंज हो गया ना बेटे, उसका नेम चेंज क्या हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो उसका 474 सेक्शन क्या बताता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको पता है अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे है तो स्टेट की गवर्नमेंट है। अगर वो चाहे तो ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर से कोई बात नहीं करेंगे वो, बस वो चाहें तो क्या करेंगे, पनिशमेंट को कम कर सकते हैं अंडर विच सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। अब ये देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ये हमें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है क्या, एक्सप्लेनेशन में दिया, इन केस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, जहाँ पे डेथ सेंटेंस की बात है, और इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, जहाँ तक भी यूनियन गवर्नमेंट का पावर एक्सटेंड करता है तो वो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट is for an offense against any law relating to matter to which the executive power of the state extends the government of the state within which the offender is sentenced। अगर देखो पहले वाले में क्या करें कि जहाँ तक भी वो कोई भी आपने ऑफेंस किया है, चाहे वो डेथ सेंटेंस वाला या एनी अदर है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जहाँ तक एक्सटेंड करेगी तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। नीचे वाले में क्या कि जहाँ तक भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करेगी तो वहाँ पर क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कहलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है आपको इतना। चलिए अब सेक्शन 6 की बात करते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ये सेक्शन 6 है बेटे, फिर 7, फिर 8। अब 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 बोलता है इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to the imprisonment for 20 years unless otherwise provided। कि आम तौर पर जो कहते हैं कि imprisonment of life किसी को अगर सेंटेंस मिलती है, सज़ा मिलती है, तो उसको कितना रेकॉन किया जाएगा, किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, 20 years, ठीक है। 7th सेक्शन क्या बोलता है, सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। देखो सेंटेंस की मैंने बात की थी ना, 2 तरह की होती है, एक रिगरस होती है, एक सिंपल होती है, ठीक है। अब सेक्शन 7 क्या बात कर रहा है, अब बेटा सेक्शन 7 क्या कहता है, ये क्या कर रहा है कि कोर्ट को पावर दे रहा है, कॉम्पिटेंट कोर्ट को, जिसके पास आपका केस है जो अंडर ट्रायल है, तो उनको पावर देता है कि इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, किसी को मान लो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है, विच मे बी इधर डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, इट शैल बी competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, या तो वो सारी की सारी रिगरस ही हो। मान लीजिए सपोज करो उसको 7 years की इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो क्या पता वो 7 के 7 साल अब उसको रिगरस बोल दो कि आपको विद हार्ड लेबर ही वो स्पेंड करनी है वहाँ पे,
और दैट सच इम्प्रेजन शैल बी होली सिंपल, या फिर आपने कह दिया कि सारी होली ही सिंपल है, या फिर दैट एनी पार्ट ऑफ इम्प्रेजनमेंट शैल बी रिगरस और द रेस्ट सिंपल, या आप उसको डिवाइड कर देते कि 4 साल आपको हार्ड लेबर करना है, 3 ईयर आपको सिंपल बिताना है, ठीक है, वो डिपेंड। अब हम बात करते हैं बेटा सेक्शन 8 की, और सेक्शन 8 किससे डील करता है, अमाउंट ऑफ फाइन से, एंड लाइबिलिटी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एट्सेट्रा। अगर आप फाइन पे करने में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, नहीं करते हो, डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हो जाते हो, तब क्या होगा उन सर्कमस्टांसिस में, तो वो हम देखते हैं। सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, जहाँ पर कोई सम एक्सप्रेस नहीं हुआ कि कितना फाइन एक्सटेंड हो सकता है, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड, ठीक है, तो वो कितनी अमाउंट को जो है फाइन को मतलब लाइबल है वो अनलिमिटेड होगा, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, पर वो एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड बात बोलते हैं, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, जहाँ पर कहते हैं कि पनिशेबल कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है एज वेल एज फाइन, यानी कि इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों लगने हैं, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, कि एक तो ये केस हो गया कि जहाँ पे उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया था जहाँ पे उसको इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन होना था, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, कि ऑफेंडर को फाइन लग गया वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, कि ये अभी मान लीजिए कि चाहे उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है चाहे नहीं हुई, पर फाइन लग गया। सेकेंड क्या है, ऑफेंस क्या है, ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, कि या तो इम्प्रिजनमेंट लगेगी, ठीक है, या फिर फाइन, ठीक है, ऐसे केस में और विद द फाइन ओनली, या सिर्फ फाइन ही लगेगा, ऐसा केस है इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, और ऑफेंडर को फाइन हो गया, ठीक है, केस यही है कि दोनों में फाइन हो गया है। फिर उसमें क्या कहता है कि इन दोनों केस में होगा क्या, इट शैल बी कम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंसेज सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट, कि जो कम्पिटेंट कोर्ट है वो उसको डायरेक्ट करेगी कि आप इतना फाइन पे कर दीजिए, ठीक है। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर आपने वो फाइन पे नहीं किया, द ऑफेंडर शैल, ऑफेंडर क्या करेगा, अब ऑफेंडर को क्या बेयर करना पड़ेगा, द ऑफेंडर शैल सफ़र इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने फाइन नहीं दिया तो आपको फिर इम्प्रिजनमेंट सहनी होगी, आपकी सज़ा बढ़ जाएगी यहाँ पे, या आपको सज़ा मिल जाएगी फॉर द सर्टेन टर्म, कुछ समय के लिए, इन विच द इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड। अब मान लीजिए उसको 2 साल की पहले ही हो रखी थी, अब उसने फाइन पे नहीं किया, 2 ईयर की थी, तो हो सकता है उसको 2 मंथ और ऐड ऑन हो जाए, ठीक है, और विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि चाहे उसकी सेंटेंस कम हुई भी थी, कम्यूटेट हो रखी थी, पर अब फाइन ना देने के केस में उसकी वो बढ़ जाएगी सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द टर्म, क्या कह रहा है ये, 1 मिनट, हाँ जी, तो ये थर्ड क्या कह रहा है कि द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, अब जो टर्म है वो कितनी होगी, ठीक है, उसके ऊपर बात है कि फाइन नहीं पे किया तो उस डिफ़ॉल्ट के केस में आपको कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, वो इम्प्रिजनमेंट है जो आपको, वो टर्म शैल नॉट एक्सीड, वो नहीं मतलब एक्सीड होनी चाहिए किससे, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज़ द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। मान लीजिए उसने कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस किया है जिसमें उसको 20 ईयर्स की सज़ा हो गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो उसका फिर 1/4 एक्सीड नहीं होना चाहिए, 1/4 कितना हो गया 20 का बेटे, ये हो गया 5 ईयर, तो 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। अब मान लीजिए या तो उसको फाइन लगा था, ठीक है, या तो उसको फाइन हुआ था या कम्युनिटी सर्विस मिली थी, जनाब ने दोनों में से जो भी मिली थी उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने वो किया नहीं, तो इस केस में क्या होगा, मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस। अब उसको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है जो कि कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगती है, सही लगती है।
ठीक है, इम्पोज कर सकते हैं उसके। फिफ्थ में क्या कह रहा है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट और कम्युनिटी सर्विस, अब उसने डिफॉल्ट कर दिया, शैल बी सिंपल, शैल बी क्या होगा, सिंपल, एंड द टर्म फॉर विच कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी शैल नॉट एक्सीड, किस अगर ऐसा केस है जहाँ पे उसको कम्युनिटी सर्विस या फाइन की सज़ा मिली थी सिर्फ, ठीक है, वो दोनों से मिस हो गई हैं, तो एक तो वो क्या है कि वो सिंपल होगी, ऊपर से एक्सीड नहीं करेगी किसको, 2 मंथ्स को, व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5000, अगर 5000 का फाइन था, ठीक है, ज़्यादा नहीं था 5000 से, तो 2 महीने से ऊपर सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। और अगर 5000 के 5 मैं के लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट बच्चे, अगर 5000 तक का फाइन है तब तो सिर्फ 2 महीने, अगर 10,000 तक का फाइन था तो 4 महीने, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। 1 ईयर इन एनी अदर केस, बस इससे एक्सीड नहीं होगी, ठीक है। अब सब सेक्शन 6 की बात करते हैं हम। द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर द फाइन इज इधर पेड और लेविड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अगर वो कहते कि वो टर्मिनेट भी हो जाएगा, मान लो इम्प्रिजनमेंट कर दी 2 मंथ की, पर उन्होंने आके फाइन या तो पे कर दिया या फिर लेविड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, या कानून के किसी तरीके से वो लेवी कर लिया गया, ले लिया गया है, ठीक है, चाहे वो कोई मान लीजिए कोई उनकी प्रॉपर्टी पे कोई सेल परचेज कुछ करके, ठीक है, किसी तरह से वो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, उनसे टैक्स लगा के उनसे ले लिया किसी तरह से, उस केस में टर्मिनेट हो जाएगी ये वाली इम्प्रिजनमेंट जो उसको अब हुई है, ठीक है। अब इसी सबसेक्शन 6 का क्लोज बी क्या कह रहा है, क्लोज बी कह रहा है, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन default of payment such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर एक्सपायरेशन से पहले बिफोर एक्सपायरेशन, मान लीजिए कोई इम्प्रिजनमेंट हो गई थी 2 मंथ की, उसकी एक्सपायरेशन से पहले सच अ प्रपोर्शन ऑफ फाइन टू बी पेड और लेवाइड, अगर कोई उन्होंने फाइन पे कर दिया है, ठीक है, द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नॉट लेस देन प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ द फाइन, अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है पार्ट ऑफ फाइन से और स्टिल अनपेड है तो इम्प्रिजनमेंट को क्या कर देंगे, शैल टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं बेटे, हमारे जो लॉ की एक्ट है ना, इनमें इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है, ये एक तरह से एग्जांपल ही होती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें बोलते हैं कि ए इज़ सेंटेंस्ड टू अ फाइन ऑफ 1000 रुपीज़ एंड टू 4 months इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि ए को 1000 का फाइन हुआ है और अगर वो इसको डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसको 4 months की जो है इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। हियर if 750 rupees of fine be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment, अब उसको डिफ़ॉल्ट हो गया, उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई, ठीक है, तो अब वो इम्प्रिजनमेंट के अंदर है पर 750 रुपीज़ फाइन पे हो गया। अब 1000 को आप डिवाइड कर दो 4 महीनों में, तो अगर उसका उन्होंने 3/4 पार्ट है जो, ठीक है, 3/4 पार्ट और प्लस 1 month का इम्प्रिजनमेंट अगर उसने वो झेल लिया और ये पे कर दिया तो फिर ये उसका पूरा हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसको फिर वो छोड़ देंगे, ए विल बी डिस्चार्ज एज सून एज द फर्स्ट मंथ हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है, जैसे 1 महीना पूरा हो गया और 3/4 उसने अपना टैक्स पे कर दिया तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। If 750 rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged, अगर बाद में 1 महीना पूरा होने के बाद भी तब भी उनका वो तो पे हो गया ना, उन्होंने इम्प्रिजनमेंट भी सहली तो उसको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर देंगे। If 500 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months, अब 50% तो मान लीजिए उसने सजा भुगत ली है,
अभी 2 मंथ नहीं हुए हैं और 500 रुपीज़ पे कर दिए हैं, ठीक है। ए विल बी डिस्चार्ज एज सुन एज द 2 मंथ्स आर कम्प्लीटेड। 2 महीने कंप्लीट होने तक के बाद उसको छोड़ देंगे। अगर 2 महीने कंप्लीट होने के बाद ऐसा करते हैं तो इमीडिएटली छोड़ देंगे। समझ आ रही है कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे थी, अगर पेमेंट इम्प्रिजनमेंट नहीं तो फाइन, फाइन नहीं तो इम्प्रिजनमेंट, उसको डिवाइड कर देंगे प्रोपोर्शन में।